गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के साथ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो रासायनिक आबंधन है। इस रासायनिक आबंधन को इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग कहती है। केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। और ये केमिकल बॉन्डिंग 11th 12th और ना केवल इन दो क्लासों में ही बल्कि विभिन्न प्रकार की कंपटीशंस में इनसे क्वेश्चन बनता है। 11th की केमिस्ट्री में ये अपना एक चैप्टर है जिसका पूरा नाम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना है। तो हम लोग 11th के इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो कंप्लीट चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। हम उसको टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे ताकि एक एक पॉइंट आपके साथ मैं साझा कर सकूं। आज का जो पॉइंट है, आज का जो लेक्चर है, उसकी शुरुआत रासायनिक आबंधन से होगी, केमिकल बॉन्डिंग से होगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कमर कस लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं। H लिखा मैंने, N लिखा मैंने, Cl लिखा मैंने, S लिखा मैंने, P लिखा मैंने। इनके अलावा बहुत से एलिमेंट्स को मैं लिख सकता हूं। ये मैंने परमाणु लिख रखे, हाइड्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, क्लोरीन परमाणु, सल्फर परमाणु और फास्फोरस परमाणु। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। ये एक और तरीके से भी पाई जाते हैं। हाइड्रोजन H परमाणु H2 के रूप में मिलता है, N को N2 के रूप में भी हम लोग देखते हैं, क्लोरीन को Cl2 के रूप में भी हम लोग देखते हैं, सल्फर को S8 के रूप में हम लोग देखते हैं, सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। ये परमाणु थे, यहां पर आप इनका रूप देख रहे हैं, चेंज हो गया। एक और आपको बताता हूं, आपने H2O देखा होगा, N2O देखा होगा, P2O5 देखा होगा, HCl देखा होगा, अन्य बहुत से कंपाउंड आपने देखे होंगे जैसे NH3 आपने देखा होगा। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप यहां पर केवल सिंगल परमाणु देख रहे हैं। यहां पर इन परमाणुओं का योग होता है। दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, दो नाइट्रोजन परमाणु जुड़े हैं, दो क्लोरीन परमाणु जुड़ गए। सल्फर भी देखिए, सल्फर आपस में जुड़ करके S8 बनाता है, फास्फोरस भी आपस में जुड़ करके P4 बनाता है। ऐसे ही दो अलग अलग परमाणु जुड़े हैं तो एक नया रूप मिल गया। मन में यह क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये जुड़ क्यों रहे, ये परमाणु यहां पर अकेला है, ये जुड़ क्यों गया।
यहां पर ये परमाणु अकेला है, ये जुड़ क्यों गया? जब ये प्रश्न आपके माइंड में आएगा कि ये जुड़ क्यों गए, वहीं से शुरू हो जाता है प्रश्न रासायनिक आवर्धन, केमिकल बॉन्डिंग। कुछ ना कुछ तो इनमें है। H2 की मैं बात करूं तो H2 में आप जानते हैं दो हाइड्रोजन परमाणु H और H, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए। इनके बीच में कुछ ना कुछ तो है जो इन दोनों परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखता है। मैं अगर H2O की बात करूं तो मैं OH2O की बात करता हूं, दोनों H में अलग कर देता हूं, बीच में मैं O लगा देता हूं। ये जो ऑक्सीजन परमाणु आप देख रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधा रहता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इन परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। वही आकर्षण, वही बल जो इनको आपस में बांधे रखे हुए है, वही कहलाता है रासायनिक आवर्धन, केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आ गया? वह आकर्षण बल जो परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, वह बंध रासायनिक आवर्धन कहलाता है। सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछे H2 क्यों बनाता है, आपस में क्यों जुड़ता है, तो आप कहेंगे H और H के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ना कुछ तो इनके बीच में ऐसा है जो इनको बांधे हुए है। यही बांधना, यही आकर्षण, यही बल केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। क्लियर हो गई बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूं। अब मैंने आपके सामने बोर्ड पर डिफिनीशन क्यों लिख रखा है, परिभाषा क्या होगी रासायनिक आवर्धन की, आप देखिएगा। किसी अणु में विभिन्न परमाणु, आप सभी जानते हैं कि ये दो मैं हाइड्रोजन परमाणु ले लेता हूं, और जब ये दो हाइड्रोजन परमाणु आप देख रहे हैं जिन बलों के द्वारा, तो ये दोनों परमाणु जुड़ करके क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? H2 बनाते हैं। यानी परमाणु जब जुड़ रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, जब परमाणु और परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? अणु का निर्माण हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी अणु में विभिन्न परमाणु, तो ये परमाणु एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे H2 यानी H और H2 हो सकता है। इसी तरीके से N और N2 हो सकता है, Cl Cl2 हो सकता है। किसी प्रकार के एग्जाम्पल की आप बात कर लीजिए। तो परमाणु समान भी हो सकते हैं, और जब ये परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो जिस बल के द्वारा ये खींचे रहेंगे एक दूसरे की तरफ, तो जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वह बंध आपका रासायनिक आवर्धन कहलाता है। क्लियर होगी बात? ये परमाणु एक जैसे भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन परमाणु ये जिस बल के द्वारा बंधा होगा और अणु बनाएगा, तो ये जो आकर्षण बल होगा केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगा। N और N ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये जिस आकर्षण के कारण आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़ करके अणु बनाते हैं, तो यही आकर्षण आपका रासायनिक आवर्धन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? एक और डिफिनेशन की बात बताता हूं, देखिएगा। डिफिनेशन को देखिए, लिखा है विभिन्न, अलग अलग भी साहब हो सकते हैं।
कैसे? एक H ले लिया, एक H यहां ले लिया, एक O ले लिया। अब ये अलग अलग है। हाइड्रोजन एक दो है, हालांकि दो परमाणु हैं लेकिन एलिमेंट तो एक ही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये आपस में संयोग करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, जब इनके बीच में भी कुछ ना कुछ आकर्षण बनेगा, ये एक दूसरे की ओर खींचेंगे, तो क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? H2O बनाएंगे। तो परमाणु सेम भी हो सकते हैं, मैंने भी बच्चों परमाणु एक जैसे भी हो सकते हैं, आपके सामने मैंने देखिए बताया है। इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, एक अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। यहां पर अलग अलग है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, जब दो N आपस में जुड़ेंगे तो N2 बनाएंगे। परिभाषा समझ में आ गई? किसी अणु में विभिन्न परमाणु जो समान भी हो सकते हैं और एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तो ऐसा बंध रासायनिक आबंध कहलाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे कि N और N N2 क्यों बनाता है, H2 क्यों बनता है, या दो तत्व आपस में जुड़ते ही क्यों हैं। ये भी बात आपके मन में क्लियर हो गई होगी। सोडियम क्लोराइड NaCl से क्यों जुड़ता है, Cl Na से क्यों जुड़ता है, कुछ ना कुछ तो साहब इनके बीच में है। और जो आकर्षण इनको एक दूसरे की ओर खींचे रखता है, वही आकर्षण तुम्हारा रासायनिक आबंधन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब एक बात ये प्रश्न उठता है कि आकर्षण क्यों होता है। मैं भी बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला पॉइंट क्लियर करता हूं। अगला प्रश्न जो इसी में बनता है वह प्रश्न है कि आकर्षण क्यों। मैंने भी आपके लिए बताया, आपको ध्यान होगा कि H और H मिलकर के क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। N और N आपस में मिलकर के N2 बनाते हैं। HO और H आपस में मिलकर के H2O बनाते हैं, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल काम करता है। लेकिन प्रश्न बना है कि आकर्षण क्यों, क्यों आकर्षण होता है। मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि ये जो परमाणु हैं, अधिकांश तत्वों के जो परमाणु हैं वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। कार्बन को छोड़ दीजिए, अन्य कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनके परमाणुओं को आप छोड़ दीजिए। सल्फर है, Ag है, कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनके परमाणुओं को आप छोड़ दीजिए। फास्फोरस भी इनमें इंक्लूड है। तो कुछ तत्वों के परमाणुओं को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी तत्वों के परमाणु बच्चों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, वे आपस में अथवा दूसरे परमाणुओं के साथ में संयोग करेंगे। आपस में अथवा अन्य परमाणुओं के साथ में संयोग करेंगे, और इन तत्वों के परमाणुओं के आपस में संयोग करने की जो क्षमता है वह क्षमता कहलाती है संयोजकता। क्या कहलाती है बच्चों? संयोजकता कहलाती है। पॉइंट एक एक क्लियर करूंगा, बस आप धैर्य बना करके सारे पॉइंट को समझिए। तो आपस में क्यों जुड़ते हैं? मैंने बताया कि कुछ तत्वों के परमाणुओं को छोड़ दें, शेष सभी तत्वों के परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, इसीलिए उनको संयोग करना पड़ता है। वो या तो समान परमाणु से संयोग करेंगे या फिर अन्य तत्वों के परमाणु से संयोग करेंगे, और संयोग करने की जो क्षमता है उसको बच्चों संयोजकता बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, संयोजकता। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब ये संयोजकता क्या चीज है साहब, एक प्रश्न यहां से भी बन गया, संयोजकता क्या है। तो मैं संयोजकता को एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा आज अपने इस लेक्चर में, एक लाइक तो बनता। चलिए फटाफट हेडिंग डाल लीजिए संयोजकता, मैं संयोजकता को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने आपके सामने एक चार्ट बना रखा है, चार्ट में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है संयोजकता को। संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन। सर्वप्रथम फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने संयोजकता शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? मैंने लिख रखा 1852 में। 1852 में वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम वैलेंसी यानी संयोजकता शब्द का प्रयोग किया था। संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। ये वैलेंसी शब्द जो आप देख रहे हैं ये लैटिन भाषा की, जैसे हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश आदि जितनी भाषाएं हैं उसी तरीके से लैटिन भाषा का एक शब्द है वैलेंसिया। और इस वैलेंसिया शब्द का अर्थ है, हिंदी में देखा जाए तो सामर्थ्य या क्षमता। क्या अर्थ है इसका हिंदी में? सामर्थ्य या क्षमता। मैंने पूरा डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। वैलेंसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1852 में किया था। कहां से निकाला है? लैटिन भाषा से निकाला है। क्या शब्द है? वैलेंटिना शब्द है। हिंदी में अर्थ क्या है? सामर्थ्य या क्षमता। अब ये क्षमता सर काहे की? संयोग करने की क्षमता। काहे की क्षमता है ये? संयोग करने की क्षमता। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके डिफिनीशन को क्लियर करता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने डिफिनीशन को क्लियर कर दिया है कि वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। मैंने यहां पर वैलेंसी की, संयोजकता की परिभाषा लिख दी है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहली परिभाषा देखिए, किसी तत्व की संयोजकता उसकी रासायनिक संयोग करने की क्षमता अर्थात संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है। कोई भी तत्व हुआ वो किस तरीके से संयोग कर सकता है, उसकी संयोग करने की क्षमता कितनी है ये बताती है संयोजकता। किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है संयोजकता। अगर आपसे कोई पूछे संयोजकता क्या है, एक शब्द में स्पष्ट कर देना, किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। एक और डिफिनेशन देखिएगा, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है। किसी भी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। इसका अर्थ क्या है? किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। देखिए कैसे, मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया CH4 का, मेथेन का, और आपसे पूछे कि कार्बन की संयोजकता कितनी है तो आप क्या बताएंगे? परिभाषा देखिए, मैं यहां पर बताता हूं। कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं? 1, 2, 3 और 1, 4।
ये 4 हाइड्रोजन परमाणु ही तो जुड़े हैं। तो यही तो सर परिभाषा है कि किसी भी तत्व की संयोजकता, यानी मैं कार्बन की वैलेंसी की बात करूं तो इससे जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो उस तत्व से जुड़ी हुई है वही तो उसकी संयोजकता है। तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई सर? 4। क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं H2। किसका एग्जाम्पल दिया? H2। O मैंने लिख लिया और O हाइड्रोजन से जोड़ दिए, इधर VH लगा दिया, इधर VH लगा दिया। किसी तत्व की संयोजकता यानी ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है जो उससे जुड़ी हुई है। तो इस ऑक्सीजन से कौन कौन जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो कितनी हो गई सर? 2 हो गई। क्लियर हो गई बात? तो बैलेंसी समझ में आ गई। बैलेंसी क्या है? किसी भी तत्व से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वही तो उसकी बैलेंसी है। क्लियर हो गई बात? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बात करता हूं। अब बच्चों हम लोगों ने रासायनिक आबंध समझ लिया, उसमें टॉपिक आया संयोजकता, उसको समझ लिया। आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि एलिमेंट स्थायी नहीं रह सकते, तत्व स्थायी नहीं रह सकते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, संयोग करेंगे। फिर बात आती है संयोग करने की क्षमता, संयोजकता पढ़ ली, लेकिन संयोग करते क्यों है? प्रश्न वही घूम रहा मन में, संयोग करते क्यों? मैं बताता हूं। ये मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट लिख रखे, तत्व लिख रहे हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं और इनको पी ब्लॉक के अष्टम ए वर्ग में रखा गया है। मैं यहां पर पूरी बात शो कर देता हूं। अष्टम ए वर्ग, इसको शून्य वर्ग भी बोला जाता है। कौन सा वर्ग? शून्य वर्ग भी इसको हम लोग कहते हैं। पी ब्लॉक में ये सभी अक्रिय गैसें हैं, इनको अक्रिय भी कहते हैं, नोबेल भी कहते हैं, उत्कृष्ट भी कहते हैं, आदर्श भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि कैसे भी करके हम इन अक्रिय गैसों के समान व्यवहार करने लगे, इन अक्रिय गैसों के जैसे संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, इन अक्रिय गैसों के जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी गैसें स्थायी होती हैं और अन्य सभी तत्व भी इन्हीं जैसा स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं और इनके जैसा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही परमाणु एक दूसरे से संयोग करता है। समझ में आ गया सबके? परमाणु क्यों संयोग करते हैं? क्योंकि वे अपने निकटतम अक्रिय गैस के जैसा विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। प्रत्येक तत्व की इच्छा ये है कि वो कैसे भी करके स्थायित्व प्राप्त कर ले इन अक्रिय गैसों के जैसा। क्लियर हो गई बात? तो क्यों संयोग करते? क्योंकि वो स्थायी होना चाहते, इनके जैसा व्यवहार दिखाना चाहते। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों को देते भी हैं, इलेक्ट्रॉनों को लेते भी हैं, कैसे भी करके दूसरे परमाणुओं के साथ संयोग करते हैं। उन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, उनको इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, इलेक्ट्रॉनों का परस्पर आदान प्रदान करके संयोग करते हैं। और जब तक 2 परमाणु एक दूसरे के साथ रहेंगे वो स्थायी बन जाएंगे,
क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और जैसे ही वो अलग होंगे फिर से बच्चों वो अस्थायी हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान करते हैं, ये संयोग करते हैं, इसको लेकर के एक वैज्ञानिक थे, आपको मैं बता दूं, उन वैज्ञानिक का नाम था कोसेल, और दूसरा इनका जो सहयोगी थे वे थे लिविंग। तो कोसेल और लिविंग नामक ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों 1916 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस सिद्धांत को कहा जाता है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक दूसरे को देंगे, किस तरीके से संयोग करेंगे, किसने बताया था? कोसेल और लिविंग ने बताया था 1916 में। किस तरीके से बताया था? तो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करना बच्चों। जो जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, वो कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। पास हो सकते हैं लेकिन कभी भी बच्चों कामयाब नहीं होंगे। पास होना एक अलग बात है, कामयाब होना अलग बात है। तो एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, अगर इस पॉइंट से कोई भी प्रश्न बना आप करने में समर्थ होंगे। और जो लोग रट लेते हैं रासायनिक आबंध की परिभाषा, बस बात खत्म, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखना। तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया जो अब बताएगा कि संयोग कितने प्रकार से संभव हो सकता है। देखिए, एक प्रकार इन्होंने बताया कि दो परमाणुओं के बीच, ध्यान देना, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ध्यान देना एक एक बात पर कि कितने तरीके से इन्होंने बताया संयोग कर सकते हैं। पहली बात इन्होंने बताई कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बताई, क्या बताई वो सुनिएगा। इन्होंने बताया दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी या समान साझा कह लीजिए। एक एक बात को बच्चों स्पष्ट करूंगा, आप ध्यान से देखते रहें। तो इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है जिससे वो संयोग करेंगे। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी बात बताई कि दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी हो सकती है। और तीसरी बात इन्होंने क्या बताई? तीसरी बात बताई कि दो परमाणु अगर हैं तो दो परमाणु में से एक परमाणु देगा और दूसरा परमाणु, एक परमाणु देगा और दूसरा लेगा। ये तीन बातें बताई। इन तीन बातों के आधार पर ही संयोग होता है। दो तत्वों के परमाणु एक दूसरे से संयोग करते हैं।
तो कौन कौन से प्रकार हैं आप देखिएगा। एक तरीका हो सकता है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सके। दूसरा तरीका हो सकता है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी हो जाए। तीसरा तरीका है दो परमाणुओं में से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को दे दे और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो कितने प्रकार से संयोग पॉसिबल है? 3 तरीके से पॉसिबल है जो इन्होंने बताया। आइए हम समझते हैं कैसे। देखिए मैं बताता हूं किस तरीके से। मैं भी इसको रफ किए देता हूं और आप एक एक बात को समझिएगा कि मैं किस तरीके से इन पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिए। देखिए अब मैं एक एक बात को एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात जो बताई गई, क्या बताई गई? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ध्यान देना बच्चों एक एक बात की तरफ। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे? मैं एक काम करता हूं, मैं 2 परमाणु ले लेता हूं जिनमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक भी आप जानते होंगे 17 होता है। हम जब विन्यास निकालते हैं तो इसका 1s1 आता है और इसका विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 आता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे, जो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, वह इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये कहाँ उपस्थित होते हैं? ये सबसे अंतिम कोष में उपस्थित होते हैं, इसीलिए सबसे अंतिम कोष को वैलेंसी कोष भी कहते हैं, संयोजी कोष भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे संयोजी कोष किसे कहते हैं तो किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं तो सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोग करने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। तो हाइड्रोजन का संयोजी कोष यही हुआ, यही पहला, यही अंतिम। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। मैं इसको किसी चिन्ह से प्रदर्शित कर देता हूं। Cl के बाह्यतम कोष में देखिए 5 और 2 7। मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे में क्या होगा? क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी क्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो गया? क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो गया। मैंने यही बताया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो जब 2 परमाणुओं में से एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर हो जाता है, एक प्रकार की साझेदारी से बच्चों इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार की साझेदारी से संयोग पॉसिबल है। और इलेक्ट्रॉन के इस प्रकार के स्थानांतरण से जो रासायनिक आबंध है उसको भी बांट दिया गया। ये जो आपका जो श्रेणी है ये कहलाती है वैद्युत संयोजी बंध। रासायनिक आबंध को संयोग करने के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो बताया था कौशल ने, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो इस प्रकार से जो बंध बन रहा है इसको वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत संयोजी बंध। क्लियर हो गई? तो रासायनिक आबंध को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। पहला आबंध का नाम वैद्युत संयोजी बंध। कहां से मिला? कौशल की पहली बात से, जिसमें उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इसके परमाणु, इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन को Cl की तरफ ट्रांसफर किया गया। तो बच्चों, जब 2 परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ चला जाए, तो इस प्रकार के बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ऐसे में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव आता है। और जब ये परमाणु आवेशित हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे में संयोग करके अपने को स्थायी बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात? एक एग्जाम्पल और देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरे एग्जाम्पल में 2 अन्य परमाणुओं की बात करते हैं। मैं Na को ले लेता हूं, मैं Cl को ले लेता हूं। Cl के बाह्यतम कोश में वही आपको मैंने बताए थे, 2 2 4 2 6 1 7। सोडियम का परमाणु क्रमांक बच्चों 11 होता है। कितना होता है? 11। इस हिसाब से इसके बाह्यतम कोश में कितने आएंगे? तो बच्चों 1 आएगा। ये ट्रांसफर किधर होगा? ये क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब 2 परमाणुओं में से एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, तो इस प्रकार के बंध को मैंने बोला था वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव आता है, और जब परमाणु आवेशित हो जाएंगे तब ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए चलते हैं कौशल की दूसरी बात की तरफ, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी होगी। चलिए बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी बात क्या बताई कौशल ने? बोले इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से संयोग हो सकता है। कैसे? समझते हैं। 2 परमाणु ले लेते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात? इसके बाह्यतम कोश में भी 1, इसके बाह्यतम कोश में भी 1। इसका भी बन S1, इसका भी बन S1। और पिछले चैप्टर में आप पढ़कर आए हैं कि S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये स्थायी हो जाएंगे। क्यों स्थायी हो जाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 हो गया तो ये हीलियम के जैसा व्यवहार करने लगेंगे, स्थायी हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये क्या करेगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ना कोई धनायन बना, ना कोई ऋणायन बना। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी हुई, और इससे जिस बंध का निर्माण होता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं बच्चों? सहसंयोजी बंध। आई होप सारी बातें सबके समझ में आ रही हैं। एक एग्जाम्पल Cl की बात करते हैं। Cl और Cl परमाणु क्रमांक 17 होता है। बाह्यतम कोश में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ना कोई धनायन, ना कोई ऋणायन, और अक्रिय हो जाएंगे।
अक्रिय गैस के समान व्यवहार दिखाने लगते हैं। तो बच्चों, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी होती है तो उससे जो बंध बनता है उस बंध को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। तीसरी बात जो लोग कौशल और लुईस ने बताई थी वो ये बताई थी कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा। चलिए बात करते हैं। तो रासायनिक आबंध कितने प्रकार के अभी हमने पढ़ लिए? 2 प्रकार के, एक वैद्युत संयोजी, एक सहसंयोजी। अब हम लोग तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरी कैटेगरी ये आ गई, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे देखिएगा, मैं H2SO4 की स्ट्रक्चर बना करके बताता हूं। H2SO4 की स्ट्रक्चर बना करके बताता हूं। हमने S से 4 O लगा लिए और 2 हाइड्रोजन हैं, मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 मैंने दिखा दिया, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 1 6। सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 होती है। 2 मैं ऊपर दिखाता हूं, 2 नीचे दिखाता हूं, 1 इधर 5, 1 इधर 6। हाइड्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से एक सल्फर से बराबर साझेदारी हो रही कि नहीं? हाइड्रोजन इससे ले रहा है तो ये हाइड्रोजन से ले रहा है। ऐसे ही हाइड्रोजन ने इससे लिया तो इसने हाइड्रोजन से ले लिया। समान साझेदारी हो रही कि नहीं? सल्फर भी देखिए, अभी सल्फर का रुकिए, आप ऊपर देखिए। ऑक्सीजन ने सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। नीचे भी देखिए, ऑक्सीजन ने सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब सल्फर के 2 बाह्यतम कोश में 6 हैं, इसको 2 ही तो चाहिए। जिसको भी लुईस स्ट्रक्चर पढ़ना हो, जिसको भी स्ट्रक्चर पढ़ना है वो ध्यान से सुनिएगा। मेरा अगला जो टॉपिक है, अगला जो लेक्चर है वो इसी स्ट्रक्चर्स पर ही होगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। स्ट्रक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब सल्फर के बाह्यतम कोश में 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये क्या करेगा? ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ना ये नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये अपने इस वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी 6 के बाद 7, 1 इससे ले लेगा, तभी 1 8। समझ में आ गया? तो आप देख रहे सबके बीच में तो समान साझेदारी हो रही, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में समान साझेदारी नहीं हो रही है। ये ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन सल्फर के तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन सल्फर इसके इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। मतलब एक परमाणु देगा, सल्फर दे रहा है, दूसरा परमाणु लेगा, ऑक्सीजन ले रहा है। तो जब इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है तो एक नाम दिया गया है उपसहसंयोजी बंध। क्या नाम दिया गया बच्चों? उपसहसंयोजी बंध। तो जब ऐसी साझेदारी होती है परमाणुओं के बीच कि एक इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ले, तो ऐसे बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर सारे टॉपिक क्लियर हो गए हों तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं और साथ ही साथ एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। यदि किसी भी स्टूडेंट्स का कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक एक बॉन्ड को एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा।
उसके लक्षण बताऊंगा। ऐसे बंद जिन यौगिकों में पाए जाते हैं उन यौगिकों को क्या कहते हैं। एक बहुत अच्छा लेक्चर आपको मिलने वाला है। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक बार उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए।